हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं मॉडरेट फेज के बारे में। हम लोग अलग अलग फेजेस को देख रहे थे यहाँ पर। मॉडरेट फेज जो है आपका इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट होगा। जो आगे के जो फेजेस हैं, जैसे एक्सट्रीमिस्ट या जो मिलिटेंट फेज है, इसके ऊपर एक आपका सेपरेट डेडिकेटेड चैप्टर है। एज वेल एज जो गांधीयन फेज है, उसके ऊपर आपका चैप्टर नंबर 17 है, अराइवल ऑफ गांधी इन इंडिया। और उसके बाद से वो जो भी जब चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट होता है, उसके बाद जो भी फेज जो चलता है वो गांधीयन एरा का ही फेज चलता है। सत्याग्रह मेथड्स वगैरह उसके अंदर चलते हैं, तो वो आगे चलकर जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती, तो ज़्यादातर जो मूवमेंट का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो नेचर था, 95% टाइम्स वो गांधीयन नेचर का ही था। ठीक है, हम फिलहाल बात करते हैं मॉडरेट फेज की। 1885 टू 1905। 1858 के बाद जो भी एरा हमें देखने को मिलता है, इट विटनेस्ड अ ग्रोइंग डिस्टेंस बिटवीन द रिलेशंस ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस एंड द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदुस्तानी बड़े टाइम से, आपको पता है, डिमांड कर भी रहे थे कि हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाओ, है ना। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने अभी तक उनकी बात पूरी तरीके से ना सुनी थी ना मानी थी। अब ऐसा क्यों हुआ? जो एजुकेटेड इंडियंस थे, ये समझने लग गए थे कि अंग्रेज जो हैं यहां पर किस प्रकार का रूल चला रहे हैं भारत के अंदर, उनका मकसद क्या है, उनकी रणनीति क्या है, और वो किसके फायदे के लिए यहां पर है। अगर इनका रूल टिका रहा तो इसके क्या प्रभाव होंगे भारत और भारतीयों के लिए, ये उनको पता लग गया था। अब क्या हुआ था, अभी तक जो वो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड पिटिशंस का जो सारा ले रहे थे, सारा अभी भी वही लेंगे, वो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड पिटिशन का। लेकिन अंग्रेजों ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया था, उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। मैंने आपको बताया भी था ब्रिटिशर्स का रवैया कैसा बना जाता है। दे हैड डेफ ईयर्स टुवर्ड्स द plight of the Indians, towards the petitions of the educated Indians। एक तो जो दुर्दशा थी पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, बड़े सारे हिंदुस्तानियों की, इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, या आप कहो कि जो लोग अंडर प्रिविलेज थे, उसके लिए भी उन्होंने कोई काम नहीं करा। एज वेल एज जब इनको कोई दरखास्त, जो कोई रिक्वेस्ट करी जा रही है, तब भी दे आर ब्लाइंड, दे आर डेफ टूवर्ड्स इट। तो अब क्या हुआ, ये जो एजुकेटेड इंडियंस थे, दे बिकेम मोर एंड मोर क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया। इनका जो गुस्सा जो था, इन्होंने अपने गुस्से को, आपको पता है, एक प्लेटफॉर्म के सारे रेस करने की कोशिश करी थी। वैसे तो प्रोविंशियल लेवल पर भी बड़े सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन होते थे, लेकिन आगे चलकर एक पैन इंडिया लेवल का एसोसिएशन बना, ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसको हम लोग कहते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इनका जो गुस्सा था, इट ग्रेजुअली फाउंड एक्सप्रेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। और बड़े सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं हमें दिखते हैं यहाँ पर इस टाइम पर, लाइक दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, WC बनर्जी एंड SN बनर्जी। कांग्रेस की पॉलिसीज को शुरू में इन्हीं लोगों ने डोमिनेट करा 1885 से लेकर 1905 तक। वो अलग बात है कि कांग्रेस का फाउंडर कौन था, जिसको माना जाता है आईएनसी का फाउंडर, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, AO ह्यूम को, एंड ही वॉज ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। आपको ये जितने भी लोग दिख रहे हैं, इनमें से आपको ये चीज पता है ना, शरिया के पहले प्रोविंशियल लेवल पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल एसोसिएशन चला चुके हैं, उसके साथ एफिलिएटेड रह चुके हैं, बॉम्बे में, बंगाल में, है ना। इनकी जो अप्रोच थी उस टाइम पर भी पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड पिटिशन थी। तो इंसान के किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में जाने से उनका कोई रवैया तो बदल नहीं जाएगा, इसलिए इनकी भी अप्रोच क्या रहेगी, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, पिटिशंस एंड प्लीड। मतलब दे यूज कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स टू रेज देयर कंसर्न इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स। और सोशल बेस कैसा था मॉडरेट फेज जब चल रहा था कांग्रेस का? इट वॉज कंपोज्ड ऑफ एजुकेटेड अर्बन अपर क्लासेस। इनको बोला गया मॉडरेट्स बिकॉज दे बिलीव इन द मॉडरेट पॉलिटिक्स एंड लिबरलिज्म, कि आसानी से शांति व्यवस्था का इस्तेमाल करके, प्यार से दरख्वास्त करके, और पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह पिटीशन भेजकर, प्रेयर भेजकर, प्लीड कर कर अंग्रेजों को बात समझाई जा सकती है और वो हमारी बात मानेंगे। ये इस उम्मीद में जीते हैं
और 20 साल तक जीते हैं 1885 टू 1905, क्योंकि ये जो कांग्रेस का फेज चल रहा था ये मॉडरेट फेज था। ऐसा नहीं था कि मॉडरेट फेज खत्म हो गया था, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट फेज इसी के अंदर से निकला। और वो फेज क्या था, कुछ कांग्रेस के लोग जो थे, कुछ नेता जो थे, अब वो ये मान बैठे थे कोई फायदा नहीं है अंग्रेजों को समझाने बुझाने से, हमें जो है इनके बहरे बहरे कानों में आवाज डालने के लिए, आवाज गुंजाने के लिए हमें वॉयलेंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो मॉडरेट लीडर्स की अप्रोच क्या रहती थी? मॉडरेट्स ये मानते थे कि अंग्रेज जो हैं वो भारत के लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो यहां पर ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। इनका यह भी मानना था कि इनको ग्राउंड लेवल पे पता ही नहीं है कि लोग किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो मॉडरेट्स के अकॉर्डिंग अगर सबसे बेहतरीन कोई तरीका है अंग्रेजों को अपने हालात बताने का, अपनी बातें मनवाने का, और अगर आप चाहते हो कि वो हमारी कोई पॉलिसीज वगैरह लेकर आए, उसका सबसे बेहतर तरीका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज करा जाए, लाइक मेकिंग रेजोल्यूशंस, मेकिंग डिमांड्स, डूइंग मीटिंग्स एंड प्रेजेंटिंग पिटिशंस इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो दे बिलीव्ड इन द मेथड्स ऑफ प्रेयर एंड पिटिशन। रिक्वेस्ट करेंगे, हावी नहीं होंगे सरकार के ऊपर। मॉडरेट्स की जो अप्रोच थी, मॉडरेट लीडर्स की जो अप्रोच थी, वो दो मेथड्स पर बेस्ड थी। एक, बड़ा ही तगड़ा पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना है, नेशनल लेवल पर लोगों को जागरूक करना है, उनको उसके बाद एजुकेट करना है, यूनाइट करना है एक कॉमन पॉलिटिकल ग्राउंड पर, कि सभी लोग जो हैं वो साथ मिलकर एक कॉमन कंसर्न जो उनका है उसकी वॉइस रेज करें अंग्रेजों के सामने, ताकि कल को अंग्रेजों के सामने कहने के लिए ये हो जाए, ये वाली बात टिक जाए कि ये जो आपको रिक्वेस्ट करी गई, आपके सामने जो भी डिमांड जो हैं वो पेश करी गई, ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की ना होकर नेशनल लेवल पर ये डिमांड जो है ये पूरे के पूरे हिंदुस्तानियों को रिप्रेजेंट कर रही है। ये उनकी दरख्वास्त है और ये आपको बात माननी चाहिए। तो दे बिलीव्ड इन परसुएडिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन इंडिया ऑन द ग्राउंड पुट फॉरवर्ड बाय द नेशनलिस्ट। ठीक है, इनका यह मानना था कि हम लोग जो है अंग्रेजी हुकूमत को समझा सकते हैं कि वो रिफॉर्म्स जो है भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करें ग्राउंड लेवल पर, और नेशनलिस्ट जो है इस डिमांड को, जो मतलब जो लीडर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्हीं को नेशनलिस्ट बोला जा रहा है। जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं, उनके अंदर ये भावना है कि देश हमारा आज़ाद होना चाहिए, भारत हमारा आज़ाद होना चाहिए। तो उसके चलते जो अगर हम अंग्रेजों को अपनी डिमांड जो है वो बताएंगे, वो उनके सामने रेज करेंगे, तो डेफिनेटली वो भी हमारी इन डिमांड्स को मानेंगे, सुनेंगे। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे मॉडरेट नेशनलिस्ट के? नंबर 1, क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म। उन्होंने जो अंग्रेजों की जो कोलोनियल पॉलिसीज थी इसको क्रिटिसाइज करने का काम करा। अब मुझे फटाफट से डिफरेंस बता दो इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म के बीच में। इंपीरियलिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखते हुए सिर्फ आर्थिक व्यवस्था के तौर पर शोषण करा जाता है देश का, राइट? जबकि कॉलोनियलिज्म क्या होता है, देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज करने की बात करी जाती है, देश के ऊपर कब्जा करा जाता है, रीजन्स को छीना जाता है, इलाकों के ऊपर कब्जा करा जाता है, और अपने जैसी व्यवस्था है वो वहां पर लागू करी जाती है। फिर वो जो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था का मुद्दा हो या सामाजिक मुद्दा हो या फिर समाज के रीति रिवाजों है, हर चीज को फिर चेंज करने की कोशिश करी जाती है। ज्यादातर कॉलोनियलिज्म का नेचर जो होता है वो होता है पॉलिटिकली उस रीजन के ऊपर कब्जा करना, ताकि अपनी जैसी पॉलिसी या स्ट्रक्चर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंप्लीमेंट वहां पर करा जा सके। अल्टीमेटली धीरे करते करते आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक एंगल इकोनॉमिक भी होता है, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी उससे चेंज हो सकता है। तो जो शुरू के जो नेशनलिस्ट थे, लाइक दादा भाई नौरोजी, रोमेश चंद्र दत्त, दिनशो वाचा और दूसरे जो लोग थे, इन्होंने ये चीज एनालाइज करना शुरू करी कि हमारे देश में जब अंग्रेज यहां पर हैं तो अर्थव्यवस्था कैसी है, और इन्होंने एक ड्रेन थ्योरी दी, ये लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए और अपने आप को भी इस चीज से कन्विंस करने के लिए कि अंग्रेजों का यहां पर रहने से हमारी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर कितने गंभीर जो है दुष्परिणाम हमें देखने को यहां पर मिल रहे हैं, कैसे जो अंग्रेज हैं अपने फायदे के लिए हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो दे अपोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट इंडियन इकोनॉमी इनटू अ कॉलोनियल इकोनॉमी, कि जो हिंदुस्तानी अपने आप को
अपने आप का गुजारा करवाने के लिए अपने आप को एक विलेज इकोनॉमी के तौर पर ऑर्गेनाइज करके बैठे हुए थे। उस टाइम पर आपको पता है ज़्यादातर इकोनॉमी विलेज इकोनॉमी थी, और वो जिस तरीके का काम करते थे, जिस प्रकार की इंडस्ट्रीज का सेटअप यहाँ पर था, लाइक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज या जो भी कुछ चल रहा था, लोग अपना व्यवसाय, अपना गुजारा करने के लिए इनफ साधन, इनफ सेटअप अपना बनाकर बैठे हुए थे। अंग्रेजों के आने की वजह से वो जो एक सेल्फ सफिशिएंट इंडियन इकोनॉमी का जो सिस्टम था, वो अब कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो चुका था। अंग्रेज अपने हिसाब से अब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। अब चाहे उससे उनके अर्थ इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को चलाने से चाहे हिंदुस्तानियों का फायदा हो चाहे ना हो, उनको सिर्फ अपना फायदा देखना है। इन्होंने इसके अगेंस्ट अपना कंसर्न रेज करा, अपनी वॉइस रेज करी। तो इनका यह मानना था अंग्रेजों के आने से जो अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी शेप की या कैसी रूप की हो गई है। इंडिया जो है अब वो सिर्फ एक सप्लायर बन चुका है रॉ मटेरियल्स का और फूड स्टफ का टू द ब्रिटिश इकोनॉमी। वो इंपोर्टर बन चुका है फिनिश प्रोडक्ट का, जो कि रॉ मटेरियल यहां से ब्रिटेन में जाते हैं और जो फिनिश गुड यहां पर आते हैं, जो डंप करे जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा और महंगे रेट पर हिंदुस्तानियों को खरीदने पड़ते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को ही अपनी मार्केट बना लिया है, यहीं के रिसोर्सेज को यूज करके उनसे फिनिश गुड बनाकर उन रॉ मटेरियल से। उसके बाद अब फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ब्रिटिश कैपिटल है। हिंदुस्तान को वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं कि यहां पर उन्होंने मतलब पैसा लगाया और पैसा डबल ट्रिपल होकर वापस आ गया, पैसों की खदान समझते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। मॉडरेट जो है उन्होंने इन सब बातों को रेज कर लोगों को बेसिक तरीके से जब ये बातें समझाई, ये सब तो पढ़े लिखे लोग थे, इनमें से कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट भी थे लाइक दादाभाई नौरोजी वगैरह, तो इन लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। और उन्होंने ये भी समझाया लोगों को डेट अंग्रेजों की हुकूमत जो यहाँ पर जो चल रही है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था हमारे देश की चरमरा रही है, ये ही एक मेजर कारण है इंडिया की पॉवर्टी के पीछे और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के पीछे। और सबसे बड़े क्रिटिक कौन थे ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर? क्या नाम था उन पर्सन का? दादाभाई नौरोजी। ठीक है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? अंग्रेजों की करतूतों को बताने के लिए कि कैसे उनकी जो हरकतें हैं वो इस प्रकार से चल रही हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है। कौन सी क्या बुक का नाम था उनकी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद याद है श्रेया, हमने 10th क्लास में भी दादाभाई नौरोजी का एक वो बहुत अच्छा कोट देखा था, जिसको हम दोनों मिलकर डिस्कस भी कर रहे थे कि इसको बहुत सारी जगह पर इंप्लीमेंट करा जा सकता है, जीएस पेपर 1, 2, 3 में, है ना? तो बहुत अच्छा उनका एनालिसिस था, उसमें उन्होंने जो बात कही थी। ठीक है, तो डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स, जो मॉडरेट्स हैं, दे डिमांडेड टू एंड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल्स एंड स्टॉप इंपोर्टिंग फ्रॉम इंग्लैंड। कुल मिलाकर ये किसकी तरह, ये क्या चाह रहे हैं, क्या बंद हो जाए? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो पॉलिसी उनकी वो खत्म हो जाए, कि इंडिया को जो कन्वर्ट कर लिया गया है एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम ब्रिटेन। इन्होंने ब्रिटिशर्स को, अब ये कोई वॉलेंट स्ट्रगल तो रेज करेंगे नहीं, तो ब्रिटिशर्स को इन्होंने परसुएट करने की कोशिश करी कि आप इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करो, यहाँ पर बड़ी सारी इंडस्ट्रियल सेटअप बनाकर, इंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश करवाकर। इनकी डिमांड क्या थी? लैंड रेवेन्यू जो है, जिसके अंदर अभी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है, उसको कम करो, उसकी दरों को कम करो, लैंड रेवेन्यू कम वसूला जाए, सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करा जाए, जो प्लांटेशन लेबर्स हैं उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है उसके अंदर इंप्रूवमेंट करी जाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के अंदर रिडक्शन करी जाए, मॉडर्न इंडस्ट्री को इंकरेजमेंट मिले थ्रू टैरिफ प्रोटेक्शन एंड डायरेक्ट गवर्नमेंट एड। ये सब इनकी डिमांड थी, और ये कोई नई डिमांड नहीं, आप जानते हो, ये पहले से ही चली आ रही है। जबकि जब ये लोग, ये जो लीडर्स हैं, अपनी प्रोविंशियल एसोसिएशंस बनाकर बैठे हुए थे अलग अलग रीजन्स में, है ना? तो मॉडरेट्स का जो विजन था वो लंबे समय का था। इनका जो सपना था, जो एम था, इट वाज टू हैव अ डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट का यहाँ पर मतलब क्या है? हिंदुस्तान किसके लिए? हिंदुस्तानियों के लिए। तो ज्यादा बेटर तरीके से हिंदुस्तान को कौन चला सकता है? वो सिर्फ हिंदुस्तानी ही चला सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपेगेंडा इन लेजिस्लेचर, हम लोग याद रखना, हम लोग बात करें कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहे हैं मॉडरेट नेशनलिस्ट के। एक, दे क्रिटिसाइज पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स इन टर्म्स ऑफ कोलोनियलिज्म। उसके बाद इन्होंने डिमांड रेज करी, और बहुत प्यारे तरीके से थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स लाइक प्रेयर्स, पिटिशंस एंड प्लीड्स, रिक्वेस्ट करके। उसके बाद क्या इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और प्रोपेगेंडा प्रपोज करे लेजिस्लेचर के सामने, या फिर
इन्होंने बोला कि आपको पता है कि हमें पढ़ा भी था, इन्होंने एक डिमांड रेस करी थी, सिर्फ कांग्रेस वालों ने नहीं बल्कि पहले भी इन सारे लीडर्स ने, जब ये प्रोविंशियल एसोसिएशन चला रहे थे, पॉलिटिकल एसोसिएशन अलग अलग रीजन में चला रहे थे, इन्होंने एक डिमांड रेस करी थी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियनाइजेशन होना चाहिए, हिंदुस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होने चाहिए, है ना, उसका पार्ट बनने चाहिए। तो देयर वर अ टोटल ऑफ 45 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया इन द काउंसिल। लेजिस्लेचर की बात हो रही है। सर सैयद अहमद खान, KL नुलकर, कृष्णदास पाल, VN मांडलिक, रश बिहारी घोष, ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने एक डिमांड पुट फॉरवर्ड करी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आने चाहिए इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि आगे चलकर क्या बना, भारत का इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है। जो दूसरे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, द अदर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट वर लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उन्होंने कभी भी रिफॉर्म्स के सपोर्ट में बोला ही नहीं। यानी कि देख रहे हो, यहां पर आपको एक बात बताई जा रही है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जितने भी लोग जो जुड़े हुए हैं, 100% लोग जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ जाकर बोलने की हिम्मत नहीं रखेंगे। अब आप अगर मॉडरेट्स की अप्रोच को देखो, ये खिलाफ तो जा रहे हैं अंग्रेजों के, लेकिन इनके बोलने का जो रवैया है वो ऐसा है कि अंग्रेजों को कभी भी ये ना लगे कि ये कुछ ऐसे हिंदुस्तानी जो कि हमारे खिलाफ जो है वो षड्यंत्र जो है उसको मतलब एक अंजाम दे रहे हैं। ठीक है। कभी भी एक गलत मैसेज नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इनको लगता था कि अगर कुछ भी अगर ऐसा हुआ तो अंग्रेज जो बात मान भी रहे होंगे हमारी, वो भी नहीं मानेंगे। तो फ्रॉम 1885 टू 1892 द डिमांड ऑफ नेशनलिस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अराउंड 2 कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं जिनको नेशनल बोला जा रहा है, उन्होंने 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो प्रपोज करे। एक, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी एक्सपेंशन होनी चाहिए, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स फॉर इंडियंस इन द काउंसिल, लेजिस्लेचर का भी इंडियनाइजेशन होना चाहिए, एंड रिफॉर्म्स शुड बी ब्रॉट आउट इन द काउंसिल। कैसे रिफॉर्म्स? इंडियंस को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, स्पेशली द ग्रेटर कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस। पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, क्या खर्च हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर बजट के ऊपर अधिकार मिलने चाहिए हिंदुस्तानियों को। 1892 के बाद हुआ क्या? 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो आता है। मॉडरेट जो थे इन रिफॉर्म्स के साथ खुश नहीं थे जो इंट्रोड्यूस करे गए थे इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत। सो द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स वाइडेंड, मतलब इनको ऐसा लगा कि अंग्रेजों ने शायद से हमारी पूरी बात समझी नहीं, सुनी नहीं, हमने कुछ जो डिमांड्स रेज करी जो कि हमारे बेसिकली 2 पॉइंट्स के इर्द घूम रही थी, इन्होंने वो मानी नहीं। अब हम एक लिस्ट ऑफ डिमांड जारी करेंगे, एटलीस्ट कुछ डिमांड तो हमारी मानी जाएगी। ठीक है। तो न्यू डिमांड्स विच रोज आफ्टर 1892 एक्ट वर, अभी तक तो क्या था, काउंसिल की एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म इन द काउंसिल बाय गिविंग मोर पावर्स टू द इंडियंस, स्पेशली कंट्रोल ओवर बजट, कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस। इन्होंने बोला ज्यादातर जो काउंसिल के अंदर जो लोग होने चाहिए वो इंडियंस होने चाहिए। मेजोरिटी ऑफ इंडियंस जो हैं वो इलेक्ट होने चाहिए काउंसिल में। बजट के ऊपर कंट्रोल, इट डिमांडेड द पावर टू वोट अपॉन एंड अमेंड द बजट। अभी तक इन्होंने क्या बोला कि बजट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अब इन्होंने प्रॉपर तरीके से बोला कि कैसे होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम बजट के ऊपर वोट कर सके कि कौन सा पैसा, कौन सी चवन्नी अठन्नी कहाँ खर्च हो रही है, कौन सी स्कीम, कौन सी पॉलिसी के ऊपर, कौन सी डेवलपमेंट के ऊपर, और जब मर्जी चाहे हम हिंदुस्तानी बजट को अमेंड कर सकें। मतलब सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, मतलब हम अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट हैं, अगर उसकी इंडियनाइजेशन हो रही है ऑलरेडी, मेंबर्स को इंक्रीज करा जा रहा है और इंडियंस को भर्ती करा जा रहा है, काइंड ऑफ आप उस जमाने के हिसाब से आप MLA या MP मान लो, इनको अगर वो बनाया जा रहा है तो ये बजट के ऊपर वोट भी कर सके और अमेंड भी कर सके उसको। तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड लोकमान्य तिलक, दे डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द लाइन्स ऑफ अदर सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज लाइक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, कि वहाँ पर जो है कॉलोनीज ने काफ़ी सालों के रूल के बाद उन देशवासियों को, उन देश के लोगों को, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की पावर्स ने क्या करा था कि उन देश के लोगों को स्वतंत्र बना दिया था कि आप जो मर्जी चाहे अपने लिए पॉलिसीज बना सकते हो, एक सिस्टम डिवाइस कर सकते हो जिसके बेसिस पर आपका देश चलेगा। तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक जी ने ये डिमांड पुट फॉरवर्ड करी कि हमारी सरकार के ऊपर हमारे देश के ऊपर पूरी की पूरी तरीके से कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। न्यू स्लोगन वॉज गिवन विच स्टेट्स
नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कोई भी टैक्स जो है वो इंपोज नहीं करा जाएगा विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यानी कि आप हमें रिप्रेजेंटेशन कहां पर, आप हमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट ही नहीं बना रहे हो और आप हम पे टैक्स इंपोज कर रहे हो, तो हमें पता तो होना चाहिए टैक्स किस बेसिस पर इंपोज करा गया। एटलीस्ट पता नहीं हो तो कम से कम इतना राइट तो कि वहां पर आप ये कह सको कि जब ये टैक्स प्रपोज करा गया था, जब बजट की पॉलिसीज में इन सब टैक्स के इम्पोजिशन की बात हुई थी, तो हिंदुस्तानी भी वो लोग थे, वो शामिल थे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट थे जिन्होंने इस टैक्स के फेवर में वोट करा। ये वाली बात समझ में आ रही है मयूर? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आप हिंदुस्तानियों को शामिल ही नहीं कर रहे हो तो कम से कम आप उन पर टैक्स को मत लगाओ। क्योंकि शाइनी श्रेया बात ये ना कि अगर टैक्स लगाया जा रहा है तो कम से कम हिंदुस्तानियों की तरफ से तो कुछ इंडियंस की तरफ से तो ये वाला सपोर्ट आया हो कि हाँ टैक्स लगाना इतना इतना ठीक है ना, एटलीस्ट उनका तो वोट हो इस डिसीजन में। ये नई डिमांड्स थी 1892 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद इंट्रोड्यूस करी गई, रेज करी गई मॉडरेट्स के द्वारा। कैंपेनिंग फॉर जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, बेटर ट्रीटमेंट टू इंडियन लेबर अब्रॉड। अब अब्रॉड कहां पर, जहां पर प्लांटेशन वर्कर्स इनकी कॉलोनीज में अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। मॉडरेट्स ने यह दरख्वास्त रखी अंग्रेजों के सामने कि जो भी लेबर्स अंग्रेजों के अलग अलग कॉलोनीज में जो प्लांटेशन के तौर पर प्लांटेशन में काम कर रहे हैं एज अ लेबरर्स, और कभी कभार आपको याद है ना उनके स्लेव्स, उनका स्लेव्स की तरह भी ट्रीटमेंट होता था। इनको पता लगा कि ये वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन के शिकारी हैं, इनके साथ वहां पर अत्याचार हो रहा है। तो इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से दरख्वास्त करी कि आपकी जहां पर कॉलोनीज हैं और उन कॉलोनीज में लेबरर्स के तौर पर अगर कुछ हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, आप उनकी कंडीशन को सुधारने का प्रयास करो। उसके बाद दे क्रिटिसाइज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ वॉर। मॉडरेट जो हैं दे क्रिटिसाइज फ्रीक्वेंट वॉर्स, लाइक जैसे अंग्रेजों ने बर्मा को एनेक्स करा, ट्राइबल्स को नॉर्थ ईस्ट में सप्रेस करा, एंड अफगानिस्तान के ऊपर जो अटैक करा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इन्वॉल्व होती चल रही थी इन सारे वॉर्स में, तो जो इन वॉर की फाइनेंसिंग होती थी वो इंडियन रेवेन्यू से ही होती थी। हमारी तिजोरी से ही वो पैसा जा रहा था, हमारी ट्रेजरी सिस्टम से ही वो पैसा जा रहा था। तो हिंदुस्तानियों ने यानी कि मॉडरेट्स ने डिमांड करी कि इन वॉर्स को रोक दो, कोई वॉर लड़ने का कोई फायदा नहीं है, और वॉर अगर लड़ना है तो आप अपने पैसों पे लड़ो, हमारे देश के फाइनेंसेस को क्यों बिगाड़ना। उसके बाद डिमांड फॉर इंक्रीजिंग वेलफेयर एक्सपेंडिचर, खर्चा जो है वो आपके पर्सनल वॉर पे ना होकर हमारे देश में डेवलपमेंट के लिए और पॉलिसी स्कीम्स वगैरह के लिए जो कि गरीब लोगों को अपलिफ्ट कर सके, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज कर सके, औरतों की दुर्दशा को अच्छा कर सकें। बीमारियां जो इतनी हमारे देश में पनप रही हैं, जहाँ पर अकाल पड़ चुका है, खाने पीने की कमी है, लोग 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी जगह पर पैसा जो है लगाया जाए वेलफेयर स्कीम्स के लिए। यहाँ पर आप पैसा खर्च करो रेदर देन फाइनेंसिंग योर पर्सनल वॉर्स फॉर योर पर्सनल बेनिफिट। तो मॉडरेट जो हैं उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से ये भी दरख्वास्त करी कि आप अपना खर्चा बढ़ाओ ऑन वेरियस सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इरिगेशन पर्पसेस एंड सैनिटेशन। उसके बाद इन्होंने बोला लेजिस्लेटिव पावर को जुडिशियल पावर से सेपरेट करो, मॉडरेट्स ने बोला। तो मॉडरेट्स डिमांडेड इन सेपरेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ बोथ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि जुडिशरी का काम अलग है और गवर्नमेंट का काम अलग है एज एन एग्जीक्यूटिव विंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस डिसीजंस, वेरियस पॉलिसीज, वेरियस स्कीम्स, फाइनेंसिंग ऑफ बजट एक्सेट्रा। वो चीज़ जुडिशरी से, कोर्ट ऑफ लॉ से वो काफ़ी अलग है। और इसके बीच में ये जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं या ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सरकार की अलग अलग होनी चाहिए। इसके लिए अलग अलग विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनने चाहिए आपकी सरकार के अंतर्गत, ठीक है, या जो भी सरकार आप मतलब या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है जो भारत के अंदर चला रहे हो, वहाँ पर जुडिशियल फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग अलग होने चाहिए। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के अंदर इंटरनाइजेशन होना चाहिए। मॉडरेट्स का ये मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदुस्तानी हैं वो भारत में सिविल सर्विस में रिप्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि जो सैलरीज एंड जो पेंशन है विच आर गोइंग टू ब्रिटिश सर्वेंट्स, ये हमारे देश से बाहर जा रही है, क्योंकि वो इन पैसों को लेकर जाकर अपने होम कंट्री इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर, यूके के अंदर खर्च करेंगे। दे ऑल्सो बिलीव डैट इंडियन सिविल सर्वेंट्स वुड बेटर अंडरस्टैंड द मासेस। इनका ये बोलना था मॉडरेट्स का ब्रिटिश हुकूमत से कि आप जानते हो कि आपके खिलाफ रिवोल्ट, रेबेलियंस, अपराइजिंग वगैरह क्यों चलती है, बिकॉज आप प्रॉपर तरीके से हिंदुस्तानियों से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हिंदुस्तानियों की बेसिक डिमांड्स को, उनकी नीड्स को समझ ही नहीं पाते, और कहने के लिए आप हमेशा ये डंका बजाते रहते हो
इस बात का नारा लगाते रहते हो कि हम तो आपके हित के लिए काम कर रहे हैं। अगर जनरली आपको हिंदुस्तानियों के हित के लिए काम करना है तो आप सिविल सर्वेंट्स के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानियों की नियुक्ति करवाना स्टार्ट करवाओ। और इन्होंने एक और डिमांड रेज करी थी ना इसके लिए कि एग्ज़ाम जो है आप लंदन में करवाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैरेलल एग्जाम कहाँ पर होना चाहिए? जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लंदन वगैरह जाना, हिलीबरी कॉलेज, इंडिया। मॉडरेट्स का ये मानना था, मॉडरेट्स बिलीव दैट कीपिंग इंडियंस अवे फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी इट इज़ अ वे ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियंस। ठीक है, आप उनके मन में और नफरत पैदा कर रहे हो तो कल को जो पढ़ा लिखा वर्ग है जो कि कल को सिविल सर्वेंट बन सकता था वो भी आपकी इज्जत नहीं करेगा या आपके साथ कभी भी, आपके रूल के साथ कभी भी एसोसिएट नहीं हो पाएगा वो। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। मॉडरेट जो हैं दे डिमांडेड बेसिक सिविल राइट्स फॉर द इंडियंस। दे डिमांडेड फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन। बहुत लंबे समय के लिए कैंपेन चलाते चलाते नेशनल जो थे वो डिमांड को रेज कर सके, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सके। ठीक है, तो दे वर एबल टू इग्नाइट द डिमांड्स फॉर सिविल राइट्स अमंग द मासेस। It was because of these factors that masses protested at the arrest of Tilak and Natu brothers. जब बाल गंगाधर तिलक जी को और नाटू ब्रदर्स को जब अरेस्ट कर लिया गया था, ये इनके प्रयास का ही नतीजा है कि इतने सारे लोगों का ये सपोर्ट जो है वो गार्नर कर पाए, वो गैदर कर पाए कि लोग जो हैं अब नेशनलिस्ट लीडर्स के अरेस्ट होने पर भी सड़क पर आकर नारेबाजी या गवर्नमेंट दफ्तर के बाहर जाकर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको छोड़ दो, ताकि अंग्रेजों को ये देखे कि इंडियन मासेस जो हैं वो यूनाइटेड हैं एक कॉमन एजेंडा, एक कॉमन प्रोग्राम में। ठीक है, और ये सब कुछ इन मॉडरेट लीडर्स की वजह से ही जो है वो पॉसिबल हो सका। अब समझना एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम ये अर्ली नेशनलिस्ट को, इनकी पॉलिसीज़ को अगर इवेल्युएट करें तो हमें क्या सीखने को मिलेगा? इनके इवेल्युएशन को जानते हैं, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अर्ली नेशनलिस्ट कौन? मॉडरेट्स और मॉडरेट्स का फेस फ्रॉम 1885 टू 1905 ये। ठीक है, इनका गोल क्या था? डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या कि आप जो है सरकार चलाते रहो, हमें भी शामिल कर लो बस। इसका मतलब क्या होता है? 50-50 पार्टनरशिप है ना। आपको पता है ना भगत सिंह वाली मूवी के अंदर शायद आपने देखा होगा, जब ये लोग गांधी का मजाक उड़ाते हैं, सारे के सारे मजाक क्यों उड़ाते हैं, मतलब उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि अभी अभी हम लोग कांग्रेस सेशन से आ रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हैं गांधी जी, कि यानी कि कुर्सी पर बैठेंगे हम और रूल करेंगे वो हरामजादे अंग्रेज। बोलते रहे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ये। वीकेंड पर शेयर फिर से देखना। जोधा अकबर किस किसने देख ली? देख ली, पूरी देख ली? वेरी गुड, समझ में आया श्रेया सब कुछ उसके अंदर? अच्छी लगी? कुछ कुछ चीजें लिखी, कुछ जानने को मिला क्या? चलो बढ़िया। बाकी लोग? श्रेया, शाइनी, आपको भी देख, आप देख चुके हो पहले क्या? ठीक है, एक बार फिर से देख लेना इस टाइम पर। ठीक है, मतलब वो रिवीजन हो जाएगी, वीकेंड वगैरह पे ऐसा थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लिया करो, सही चीज़ है। अगर देख चुके सब कुछ याद है तो फिर ठीक है। बाकी लोग भी देखो, ये सोचो ज़रा, मैं मूवी देखने को कोई कुछ इनकरेज कर रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही कर रहा हूँ। ठीक है, और भगत सिंह की मूवी जिसने नहीं देखी है वो लोग भी देखो, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, अजय देवगन वाली। तो इवेल्युएट करते हैं हम लोग मॉडरेट फेज को। अर्ली नेशनलिस्ट जो है दे डिड अ ग्रेट डील टू अवेकन द नेशनल सेंटिमेंट्स। लोगों को जागरूक करने का काम इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से करा। वो अलग बात है कि जितने ये सोच रहे थे कि लोग इकट्ठा हमारे साथ हो जाएंगे हमारे एजेंडा को, हमारी पॉलिसीज को पहचाने की, इतने लोगों का सपोर्ट तो उनको नहीं मिल सका। अच्छी खासी तादाद में हिंदुस्तानियों का सपोर्ट इनके पास था, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं था। दे रिप्रेजेंटेड द मोस्ट प्रोग्रेसिव फोर्सेज ऑफ द टाइम एंड दे क्रिएटेड अ वाइड नेशनल अवेकनिंग ऑफ ऑल द इंडियंस, जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होगा। कॉमन इंटरेस्ट मतलब इन द सेंस कि सब लोग यही चाह रहे हैं कि अंग्रेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें भी पार्ट बनाएं, लॉ मेकिंग में हमें भी पार्ट बनाएं, हमारे साथ भेदभाव ना करें कि जब हमें सजा देनी होती है तब तो यूरोपियन जज बैठ जाता है,
जब किसी यूरोपियन ने कुछ गुनाह कर रखा है तो वो बोल रहे हैं कि इंडियन जज जो है इसकी सुनवाई में नहीं बैठेगा एज अ जज। तो ये सब चीज़ें जो है सब लोग इससे एग्री करते थे कि अंग्रेजों का जो रवैया है वो रेशियल डिसमिशन वाला एटीट्यूड है इनका। ये इसी की बात हो रही है कॉमन इंटरेस्ट कि सारे हिंदुस्तानी जो एक तरीके से सोच रहे हैं अंग्रेजों की आइडेंटिटी को, एंड द नीड टू रैली अराउंड अ कॉमन प्रोग्राम अगेंस्ट कॉमन एनिमी। कॉमन एनिमी सबका कौन? ब्रिटिशर्स। एंड अबव ऑल द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन नेशन, नेशनलिज्म की फीलिंग। इन्होंने लोगों को ट्रेन भी करा पॉलिटिकल वर्क में, एंड दे पॉपुलराइज द मॉडर्न आइडियाज एंड एक्सपोज द एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर ऑफ कॉलोनियल रूल, दस अंडरमाइनिंग इट्स मॉरल फाउंडेशन। मॉरल फाउंडेशन मतलब क्या? ये बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते थे कि हमारा वाइट मैंस बर्डन है, हम तुम्हारे लिए तो रूल करने आए हैं, और सोच के देखो हम इतना टाइम वगैरह निकाल कर तुम्हें जो है वो सभ्यता सिखाने आए हैं, तुम्हें सिविलाइज करने आए हैं। लेकिन इनको ये लगा ये सिर्फ बातें बातें हैं, इसका नतीजा कुछ भी नहीं है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर कंडीशन अभी तक इंप्रूव होनी होती तो इनके यहाँ पर 100 साल टिकने की वजह से कंडीशन इंप्रूव हो गई होती, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है ग्राउंड लेवल पर। देयर पॉलिटिकल वर्क वॉज बेस्ड ऑन हार्ड रियलिटीज एंड नॉट ऑन शैलो सेंटिमेंट्स, रिलीजन एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब जो मॉडरेट्स का जो काम था वो बेसिकली जो लोग जिससे सच में पीड़ित थे उस चीज़ को लेकर इन्होंने मतलब जो है डिमांड्स वगैरह रेज करी इन टर्म्स ऑफ पिटिशंस, प्रेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अंग्रेज़ों के सामने। वो ऐसा नहीं था कि ये एक छोटे दायरे के अंदर ये बस ऐसी कच्चे मन के साथ अंग्रेज़ों के सामने कोई भी चीज़ डिमांड वगैरह रेज कर रहे हैं कि अगर मानी गई तो मान ली गई, नहीं मानी गई तो नहीं मानी गई। ऐसा नहीं था, अपने इरादे के अंदर ये मजबूत थे, ये फोकस थे। तो दे वर एबल टू स्टैब्लिश द बेसिक पॉलिटिकल ट्रूथ कि इंडिया शुड बी रूल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस ओनली। और आगे चलकर ये डिमांड और ज़्यादा अप्रेज हो जाएगी कि इंडिया जो है वो मतलब उसको रूल ऐसा करा जाना चाहिए कि भारत के लोगों को उससे फ़ायदा मिले। आगे चलकर ये डिमांड और अपलिफ्ट हो जाएगी ये कर के हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है। तो डिसीजन मेकिंग जो है, जो पॉलिसीज हैं या जो कोई भी चीज़ जो डिसाइड कर रहे हैं वो हिंदुस्तानी ही करें। तो दे क्रिएटेड अ सॉलिड बेस फॉर मोर विगरस मिलिटेंट मास बेस्ड नेशनल मूवमेंट इन द ईयर्स दैट फॉलोड आफ्टर दैट, मतलब जब तक ही चलते रहे, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 से। However, they failed to widen their democratic base and the scope of their demands. बहुत ज़्यादा रीज नहीं कर सके उसको, बहुत ज़्यादा सपोर्ट गार्नर नहीं कर सके। उसके बाद मासेस का रोल क्या था मॉडरेट फेज में, लोगों का क्या रोल था? इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो मॉडरेट फेज होता है, अभी देखो एक तरीके से है तो नेशनल मूवमेंट ही, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस की डिमांड चल रही है, यानी कि भारत को वापस लेने का हिंदुस्तानियों के द्वारा एक जागरूकता हमें देखने को मिल रही है कि भारत हमारा है और हमारे पास वापस आना चाहिए। तो उसके लिए स्टेप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे भले ही वो स्टेप्स अभी थोड़े से नरम है, थोड़े से धीरे धीरे कर ले, लेकिन एटलीस्ट हिंदुस्तानियों के अंदर कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर एक जागरूकता तो आई कि एटलीस्ट उन्होंने ये तो समझा कि देश हमारा है और हमारे हाथों में रहना चाहिए। तो मॉडरेट फेज जो था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, इट हैड अ नैरो सोशल बेस एंड मासेस ने एक पैसिव रोल ही प्ले करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। रोल इसलिए भी नहीं था, ये सूट बूट की पार्टी मानी जाती थी इनिशियली, है ना, और ज़्यादातर जो हैं वो अर्बन एलिट जो लोग थे इसके अंदर शामिल थे। जैसा कि अगर आप इसको देखो कि इनका नेचर कैसा था, इनकी मेंबरशिप कैसी थी, इट वॉज कम्पोज ऑफ सोशल बेस का एजुकेटेड अर्बन अपर क्लासेस से बना हुआ था। तो ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं था कि कांग्रेस क्या काम कर रही है, क्यों काम कर रही है। कांग्रेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो जाएगी एक्सट्रीमिस्ट फेज पे और चरम सीमा पर पहुंचेगी गांधीयन फेज में। ठीक है, ऐसा क्यों था कि मतलब लोग ये इतने सपोर्ट, मतलब लोगों का इतना सपोर्ट प्राप्त नहीं कर सके ये मॉडरेट्स। अर्ली नेशनलिस्ट जो थे, जो कि मॉडरेट्स को बोला जा रहा है, दे लैक्ड पॉलिटिकल फेथ इन द मासेस। उनको ये लगता था कि लोग पता नहीं अभी रेडी नहीं है समझने के लिए, हम उनको सिखाएंगे और वो सीख जाएंगे। तो दे लैक्ड पॉलिटिकल फेथ इन द मासेस, उनको लोगों पे विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। फिर भी वो मतलब सपोर्ट चाह रहे हैं, तो यानी कि वो पहले लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि अंग्रेजों से देश को कैसे छीना जा सकता है। आप जो है 1857 की क्रांति की तरह आग बबूला मत हो जाओ उनके सामने, उनसे दरख्वास्त करो, वो हमारी बात मानेंगे। लेकिन फिर भी इनको लगता था कि अभी लोग ना समझेंगे नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के जो ज़्यादातर लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो बस यही वाली बात है कि कई लोग जब इनको क्रिटिसाइज करते हैं स्टोरी, तो वो ये भी बोलते हैं इनको अपने ऊपर घमंड था और ये सूट बूट वाले लोग थे, तो इसलिए इन्होंने सोचा ही नहीं, इनका ध्यान भी नहीं गया कि
जो ऐसे लोग हैं जो अनएजुकेटेड इंडियंस हैं उनको हमें शामिल करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर डिसकंटेंट टुवर्ड द ब्रिटिश रूल. इनको ये भी लगा that there were numerous divisions and subdivisions in the Indian society. तो इतने सारे लोगों को एकदम से एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, सबको कॉमन बात सिखाना और लोग सारी हमारी बातें मान भी लें, ऐसा करना थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्ण टास्क होगा. इनके ओपिनियन में, मॉडरेट्स के ओपिनियन में, जो लोग थे, भारत की जो जनसंख्या थी, दे वर जनरली इग्नोरेंट एंड हैड कंजर्वेटिव आइडियाज एंड थॉट्स. वही मैंने आपको बोला ना कि इनको कई लोग हिस्टोरियन से बोलते हैं, ऐसा में मानना नहीं है, हमें इनको गलत नहीं लेना है मॉडरेट्स को, लेकिन कई हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये अपने आप को ज़्यादा एक सुप्रीम जो है वो समझ रहे हैं और बाकी लोगों को जो है वो इन्फीरियर समझ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों के बारे में इनका क्या विचार है कि लोग इग्नोरेंट हैं, उनके कंजर्वेटिव आइडियाज हैं, थॉट विचार हैं. तो अगर देश में अगर जागरूकता पैदा करनी है, देश से प्यार करने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग अगर क्रिएट करनी है, इसके लिए आपको पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है. आप स्कूल और कॉलेज गए हो, आपके पास डिग्री है, तब जाके आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी. बताओ, या देश के प्रति अगर आपको खड़ा होना है कोई भी मूवमेंट के अंदर, तो इसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना, आपका शिक्षित होना जरूरी है. ऐसा है नहीं ना? तो लोगों को जागरूक करा जा सकता था, बस इनको तरीका नहीं पता था. अब गलती इनकी भी नहीं है. देखो अभी देखो एक ये बेस बना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये भी देखो चीजें सीख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन ये कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते. क्यों? क्योंकि पता चला लोग इनकी पार्टीज में, पॉलिटिकल एसोसिएशंस में, अब तो चलो आईएनसी की बात ही हो रही है यहाँ पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने 1857 क्रांति करने का डिसीजन ले लिया, वो आग बबूला हो गए. तो इससे तो कांग्रेस का ही नाम खराब होगा ना. इससे तो जो इनके कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, पिटिशंस एंड प्लीड्स, रिक्वेस्ट वगैरह करना, इससे इन्हीं की चीज तो खराब होगी, इनकी ही तो पोजीशन खराब होगी. जब ये कुछ बार्गेनिंग करवाना चाह रहे हैं तो फिर अंग्रेज इनकी बात क्यों मानेंगे? वो तो सीधा एक बात कहेंगे कि तुमने तो हथियार उठाए हमारे खिलाफ, तुमने प्यार से हमसे बात करेगा. इसलिए कुछ रिस्क नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि ये भी अभी थोड़ा सा लर्निंग फेज में है. तो ये लोगों को एकदम से मतलब इंक्लूड नहीं करना चाह रहे कांग्रेस में, बार बार से सपोर्ट कर रहे हैं, बार बार से एजुकेट कर रहे हैं. ठीक है, ये कुछ प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं, 4 प्रोमिनेंट फैक्टर्स, जिसकी वजह से ऐसा बोला जाता है कि ये लोगों का सपोर्ट ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सके. एक तो इनको लोगों के ऊपर विश्वास नहीं था बहुत ज़्यादा. ठीक है, पॉलिटिकल फेथ नहीं था इनको. ये पता था भारत जो है वो बहुत ज़्यादा बटा हुआ है, डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो सभी लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, उनसे कॉमन डिमांड रेज करवाना इतना आसान भी नहीं होगा. इनको लगता था लोग पढ़े लिखे नहीं है, इग्नोरेंट है, उनके आइडियाज आज भी ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव हैं. और मॉडरेट्स को ये भी लगता था, आखिरी फैक्टर, दे फेल्ट दैट दीज हिट्रोजीनियस एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है इंडिया की डाइवर्सिटी की. होमोजीनियस क्योंकि सेमनेस होता है, हिट्रोजीनियस वर्ड रिप्रेजेंट करता है डाइवर्सिटी को. These heterogeneous elements had first to be welded into a nation before they entered the political sphere. मतलब पहले ना इनको एक नेशन के धागे में पिरोना होगा, बांधना पड़ेगा, अगर ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में आना चाहते हैं, देश के लिए लड़ना चाहते हैं. अब नेशन क्या होता है? नेशन एक फीलिंग होती है, आपको पता है ना, नेशन एक फीलिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं वी फीलिंग. जो कि आपका बेस होता है नेशनलिज्म का, देश से प्यार करने का. एक आपके अंदर एक जागरूकता वाली भावना कि ये देश हमारा है और हमारा कुछ दायित्व, कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति. अगर उसकी राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को और आर्थिक व्यवस्था को किसी ने कब्जा लिया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग जो हैं उस चीज़ को देखें, उस चीज़ को समझें और उसके लिए लड़ें. But moderates failed to realize that it was only during a freedom struggle and with political participation कि ये जो diverse elements हैं they could come together. तो because of the lack of mass participation, moderates जो हैं they could not take militant political positions against the authorities. ठीक है, अगर मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है, राइटर आपको एक पॉइंट ये पेश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में आता होगा कि मॉडरेट्स के अंदर इतना पेशेंस क्यों है, ये वॉलेंट क्यों नहीं हो रहे हैं. वॉलेंट इसलिए भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि लोग तो होने चाहिए ना वॉलेंट होने के लिए. पता चला आपने अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर दिया, उनके 2 ऑफिसर्स को मार दिया, उनको 2 मिनट नहीं लगने आपकी मूवमेंट को सप्रेस करने में. हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जनसंख्या जब एक साथ खड़ी होगी तभी तो अपनी बातें मनवाने का या बार्गेन करने का कोई फायदा है. तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मास पार्टिसिपेशन मॉडरेट्स चाहकर भी कोई मिलिटेंट पॉलिटिकल पोजीशन नहीं ले सकते थे. लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने इस चीज का इंतजार नहीं करा कि हमें मास बेस चाहिए. उन्होंने अटैक करना ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे शुरू करा, उन्होंने वॉयलेंस दिखाना शुरू करा. उनको लगता था कि जब सपोर्ट मिलना होगा तब मिलता चलेगा. अब एक बार बताओ,
भगत सिंह ने क्या वेट करा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की मेंबरशिप बढ़ने से कि तब जाकर हम अंग्रेजी हुकूमत पर अटैक करा करेंगे, उनके ऑफिसर्स को मारा करेंगे? बताओ, उसने वेट करा क्या पहले कि सपोर्ट मिल जाएगा उसके बाद हम चलेंगे? नहीं ना, वो वॉलेंट एक्टिविटीज पे जाता रहा जाता रहा जाता रहा, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिल गया कि नहीं मिल गया? तो मैं आपको बताना बस ये चाह रहा हूं, इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर किसी की भी आइडियोलॉजी सही और गलत नहीं है, पूरी तरीके से सही भी नहीं है, पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। आपको अपने आंसर में भी, अपनी थिंकिंग में भी, आपको पढ़ते हुए, इनफैक्ट सेल्फ रीडिंग करते हुए भी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर आपको हमेशा एक न्यूट्रल स्टैंस रखना है कि किसी चीज के अगर अच्छे पहलू हैं तो आपको बुरे पहलू भी देखने को मिलेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में। ठीक है, द लेटर नेशनलिस्ट डिफर्ड फ्रॉम द मॉडरेट्स प्रिसाइजली ऑन दिस पॉइंट। और लेटर नेशनलिस्ट किसको बोला जा रहा है? एक्सट्रीमिस्ट को। एक्सट्रीमिस्ट या मिलिटेंट नेशनल फेज जो चला 1905 से लेकर 1920 तक, इन्होंने डिमांड करा था कि स्वराज्य, सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है वो हमारा गोल है। इन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस एंड स्वदेशी जो है मूवमेंट वो अडॉप्ट करे, पैसिव रेजिस्टेंस में भी, लेकिन इनकी एक्टिविटीज कभी कभार वॉलेंट हो जाती थी। एंड इट वाज कंपोज्ड ऑफ ऑल अर्बन क्लासेस, लेकिन लोगों को भी इन्होंने जोड़ने की कोशिश करी। लीडरशिप की बात हो रही है, इट वाज कंपोज्ड ऑफ ऑल अर्बन क्लासेस। तो इतना सब होने के बावजूद या इतना सब कुछ होते हुए सरकार का क्या रवैया था? मतलब हमें अभी तक ये वाली बात जाननी रह गई है ना श्रेया, कि इन्होंने जो रिक्वेस्ट पॉलिटिक्स पिटीशन वगैरह जो अपनाई वो अपनाई, वो तो चलो इनके दायरे की बात है। अंग्रेजों ने कितना माना इस बात को, ये भी तो जानना है ना हमें, कि इनका कुछ फायदा हुआ भी, इनका मकसद फुलफिल हुआ भी कि नहीं हुआ। तो ब्रिटिश हुकूमत जो थी ये शुरू से ही नफरत भरी निगाह से देखती थी कांग्रेस को, और उसको, उस बंदे को तो बहुत ही गालियां पड़ी थी। किसको? फाउंडर को, कि बीइंग अ ब्रिटिश सर्वेंट तूने क्या कर दिया, तूने कांग्रेस बना दी, एक प्लेटफॉर्म दे दिया लोगों को, है ना? उसका तो बहुत बुरा हाल हुआ होगा। ये हुई उनका। तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट वॉज होस्टाइल टू द कांग्रेस फ्रॉम द बिगनिंग। डिस्पाइट कांग्रेस ने, मतलब कांग्रेस के मेथड्स आपको पता है काफ़ी ज़्यादा नरम थे, कोई वॉलेंट एक्टिविटीज़ नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई तोड़ा फोड़ी नहीं, कोई घेराबंदी नहीं, किसी की किलिंग नहीं, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स को कांग्रेस पसंद नहीं थी शुरुआती दिनों से ही। और मॉडरेट जबकि जो है वो मॉडरेट मेथड्स का यूज़ करते थे, एंड दे और उनका जो एम्फेसिस था वो हमेशा रहता था ब्रिटिश क्राउन की लॉयल्टी पर। ठीक है, कि उससे लॉयल हैं, वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चरमरा जाए, या हम उनके लिए किसी भी प्रकार की चुनौती जो है वो पेश करें। कुछ भी करा है इन्होंने ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों के कान कहते बहरे थे। ये वाली बात मैंने आपको चैप्टर के शुरुआती पेज में ही बता दी थी कि ब्रिटिश हैड डेफ ईयर्स टुवर्ड्स दीज डिमांड्स। कोल्ड एटीट्यूड, एक तो ये जो चिढ़ने वाली बात है, आप इसको वैसे फर्स्ट पॉइंट भी बना सकते हो कि देवर होस्टाइल टू द कांग्रेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, डिस्पाइट कि कांग्रेस जो है उनके एफर्ट्स काफ़ी मॉडरेट थे और वो लॉयल थे ब्रिटिश क्राउन के साथ। कोल्ड एटीट्यूड, ऑफिशियल एटीट्यूड स्टिफेंड फर्दर आफ्टर 1887 when government failed to persuade the Congress to confine itself to social issues and when the Congress was becoming increasingly critical of colonial rule। सरकार जो है कांग्रेस को समझा रही थी 1887 के टाइम पर, इसके बाद, कि तुम सिर्फ सोशल इश्यूज पे फोकस करो, समाज में क्या क्या परिवर्तन ला रहे हैं, समाज की दुर्दशा को कैसे ठीक करना है भारत के अंदर, तुम सिर्फ इस पे फोकस करो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करो। लेकिन कांग्रेस को लगा कि यार हमारी डिमांड तो मानी ही नहीं जा रही है। 2 साल हो गए हैं, 1885 से लेकर 1887 तक 2 साल हो गए हैं। तो कांग्रेस जो है वो क्रिटिकल होती चली जा रही थी कॉलोनियल रूल को लेकर। ठीक है, तो सरकार का रवैया जो था वो ऐसा पड़ गया कि चलो अब तो हम थोड़ी बहुत बात सुन भी लेते तुम्हारी, अब तो हम और नहीं सुनेंगे। ओपन कंडमनेशन, ओपन क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू ओपन क्रिटिसिज्म ऑफ द कांग्रेस, कॉलिंग द नेशनलिस्ट कि ये एक सेडिशियस ब्राह्मण है, डिसलॉयल बाबू है, एग्जाम्पल एक्सेट्रा। डफरिन जो है फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल्ड कांग्रेस अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, कि ये तो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जाने के लिए सेडिशन चार्जेस लगाते रहो, और ये ऐसे हैं कि बार बार हमसे कोई भी बात हो जाए, ये पटिशन वो पटिशन, ये रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट,
ये हमारे सामने ड्रामा ही करते रहते हैं। और अंग्रेज़ों ने क्या करा, आपको पता ही है, इनकी पॉलिसी फेवरेट, यूज ऑफ डिवाइड एंड रूल। लेटर द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टुवर्ड्स द कांग्रेस। Officials encouraged reactionary elements like Sir Syed Ahmad Khan and Raja Shiv Prasad Singh of Banaras to organize United Indian Patriotic Association, कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए। देख रहे हो ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों से बढ़वा रहे हैं, ठीक है, ताकि कांग्रेस की एक्टिविटी शांत हो जाए। तभी तो फिर कुछ मॉडरेट लीडर्स को समझ में आएगा कि नहीं है, शांत बैठने का कोई फायदा नहीं है, इनके बहरे कानों को कुछ ना कुछ सुनवाने के लिए धमाके की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। दे पिटेड द मॉडरेट्स अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट। गवर्नमेंट जो है इट ऑल्सो ट्राई टू डिवाइड द नेशनलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड थ्रू अ पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक एंड दे पिटेड, मतलब लड़ाई करवाई मॉडरेट्स की एक्सट्रीमिस्ट के साथ, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट बाद में एक अलग ही ग्रुप हो गया। लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, बहुत बार मूवमेंट ऐसे भी हुए थे जब एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए ना मॉडरेट से, मतलब कांग्रेस के दो विंग आप कह सकते हो एक तरीके से बन गए, एक नरम दल के नेता, एक गरम दल के नेता। आगे चलकर बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होंगे जब दोनों साथ आएंगे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने वाला चैप्टर भी अपना कंप्लीट करा, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कांग्रेस के दूसरे फेज के बारे में। इस चैप्टर के अंदर तो मॉडरेट फेज तक की कहानी हमने देख ली, एक्सट्रीमिस्ट या फिर मिलिटेंट नेशनलिस्ट फेज को, वरना चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाता अगर इसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता। तो इसका राइटर ने यहाँ पर सेपरेट चैप्टर बना रखा है। और चैप्टर नंबर जो अगला चैप्टर है 13 है, आई थिंक वो ये 12 है ना, हाँ ठीक है, वो 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर तक आपको इसी फेज के इर्द गिर्द जो है वो कहानी जानने को मिलेगी, एक्सट्रीमिस्ट फेज। और चैप्टर नंबर 17 से हम लोग पढ़ेंगे गांधीयन फेज के बारे में ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।